बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तनांक क्या होता है। स्नेल रूल पढ़ा गया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। आज हम लोग पढ़ेंगे जब रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में, दोनों की स्थिति में, तो उसमें अपवर्तनांक का फार्मूला हम पढ़ेंगे रियल डेप्थ के और अपेरेंट डेप्थ के बीच में, उनमें रिलेशन क्या होता है। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक पॉन्ड, एक तालाब बनाते हैं। हम इसे तालाब है, ऐसे मान लेते हैं तालाब है और इसमें क्या भरा हुआ है, ऐसे जल भरा हुआ है। इसके बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में एक कॉइन मान लीजिए, एक सिक्का रखा हुआ है। ऐसे ऐसे कॉइन, एक सिक्का रखा हुआ है। इसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए। यहाँ से एक रे निकलेगी जो परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। कहाँ जाएगी ये? ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे ये परपेंडिकुलर है। एक रे ऐसे निकल गई, एक रे यहाँ से निकलेगी, ऐसे जाएगी। बहुत सी रे निकलेंगी, एक रे ऐसे ही जाएगी। तो ये हमारा बाउंड्री है। ऊपर है रेरर मीडियम यानी विरल माध्यम, विरल माध्यम, और ये हमारा जल है, इसको कहेंगे सघन माध्यम। ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। और यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए इसे, तो ये रे बिल्कुल स्ट्रेट न जा करके थोड़ी सी क्या होगी, बेंड हो जाएगी। अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी, ऐसे जाएगी। इसी के बीच में आंख रहेगी हमारी, इसके बीच में ऐसे आंख रहेगी। इन आंख में जा करके रेज दोनों जब मिलेंगी तो इसका इमेज बनेगा। अब होगा क्या, ये जो रेज आ रही है, बेंड हो रही है, इसको अगर एक ऑब्जेक्ट है ओ, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस रे को हम पीछे की तरफ करें ऐसे रिवर्सिबल ऐसे, तो यह इमेज जो ऑब्जेक्ट वो है, वह दिखाइएगा कि यहाँ पे बने। यह जो है उठ करके ये क्वाइन यहाँ पे आ गया है, वो क्वाइन यहाँ पे आ गया है, ये सिक्का यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर बनेगा इमेज आई। वो का इमेज कहाँ बना, आई पर बना। अब जरा ध्यान देना है आपको, क्या हमने दो रे लिया। इमेज को बनने के लिए मिनिमम कितने रे चाहिए, दो रे चाहिए। एक रे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगी, क्योंकि इसका इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जीरो होता है। अगर कोई सरफेस है, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम का सरफेस, अगर परपेंडिकुलर रे आती है तो डेविएट नहीं होती है, वो सीधे निकल जाती है। तो परपेंडिकुलर वाली जो होगी वो सीधे निकल जाएगी। और परपेंडिकुलर न होकर के किसी एंगल पर गिरती है तो क्या होगी, डेंसर से जब रेयर में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। दूर जब हटेगी तो इसको पीछे मिलाया गया, तो कहाँ बना, आई पर। तो ओ का प्रतिबिंब कहाँ पे बना, आई पर बना। अब जा देखिए इसमें कुछ चीज़ों को, अगर इस पॉइंट को ऐसे लेते हैं, अगर इस पॉइंट को ए मान लिया जाए और इस पॉइंट को बी मान लिया जाए, ऐसे ए बी, यह ओ है और ये आई है। अगर यह एंगल जो है दिख रहे हैं आप, यह एंगल अगर I1 हो, I1 या A1 ही मान लीजिए, I1 हो, तो यह भी एंगल तो I1 होगा, I1। दो पैरेलल लाइन है, ऐसे दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन ऐसे काटती है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इस एंगल को हम R1 मान लें, ऐसे R1 मान लें, तो यहाँ आपका ये भी एंगल क्या होगा, R1 होगा। वही एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। वही चीज़
दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन काटती है, तो ये जो है दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आइए देखिए इसमें क्या करते हैं हम। इसमें ए बी ओ और ए बी आई दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी ओ और ए बी आई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, देखते हैं हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ में साइन I1 इक्वल टू, I1 माना गया है, I1 मान लीजिए, साइन I1 इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो ए बी अपान ओ बी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ए बी अपान ओ बी। ए बी साइन थीटा बराबर लंब और क्या होता है, कर्ण। तो ये हो गया लंब मतलब ए बी, कर्ण मतलब ओ बी। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी आई में, ए बी आई में साइन R1 इज इक्वल टू साइन R1 ए बी, और इसका जो हाइपोटेनियस कर्ण होगा वो होगा आई बी, आई बी। अब दोनों को डिवाइड अगर करते हैं, साइन I1 बाई साइन R1, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू, तो ए बी से ए बी क्या होगा, कटेगा, और ओ बी और आई बी रेसिप्रोकल है, ऊपर जाएगा, तो लिखेंगे ऐसे आई बी अपान ओ बी, आई बी अपान ओ बी। अब आई बी और ओ बी क्या है, देखिए आई बी और ओ बी ये दोनों हाइपोटेनियस हैं। ओ बी आई बी दोनों क्या है, ट्रायंगल के हाइपोटेनियस, यानी क्या है, कर्ण है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लेना है हमें, एज्यूम करना है क्या, ये जो हमारी आँख है, इस आँख में ये दोनों रे आती हैं, ये दोनों रे, ये फील्ड ऑफ व्यू है, इसके बीच में आँख रहेगी तभी ये इमेज हमको दिखाई देगी। अगर यह हम इसके फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, दृश्य क्षेत्र, इसके अगर बाहर चले जाएं तो हमें यह इमेज दिखाई नहीं देगी। तो हमारी आँख बहुत छोटी है, इसी में रे आकर के क्या होती हैं, घुसती हैं। तो जब रे आके दोनों रे इस आँख में घुसेगी तो बड़ा हम बनाए हैं, तो I1 और R1 क्या होगा, छोटा होगा। I1 और R1 क्या होंगे, छोटे होंगे, और होते भी हैं। देखिए ऐसे अप्रॉक्सीमेशन क्या करना है, अगर बड़ा एंगल है, अगर ऐसे बिग एंगल है, यह जो है मान लीजिए अल्फा बिग एंगल है, तो अगर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर हो, इस पर एक परपेंडिकुलर है, तो ए बी और ए सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यह ए बी है, ए बी, अगर यह एंगल बहुत छोटू एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, और सी है, तो ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी। कब, जब एंगल छोटे हों तब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, बराबर होंगी। अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, बराबर होंगी। अगर ये एंगल बड़ा हो तब बराबर नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, I1 और R1 दोनों जो एंगल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं, ये हमारी आँख, ये प्रतिबिंब किससे बनता है, आँख से बनता है, और दोनों रे जो देख रहे हैं, ये दोनों रे इस आँख के अंदर जाना चाहिए, और जब आँख के अंदर घुसती हैं तो बहुत छोटी एंगल पे जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं ये आई बी और जो ओ बी, ये आई बी है, आई बी यह आई ए के बराबर होगा, और ओ बी है वह ओ ए के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यदि I1 व R1 छोटे हों तो, I1 व R1 छोटे हों तो आई बी इक्वल टू, देखिए आई बी इक्वल टू आई ए, ऐसे अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल लगा देंगे, और ओ बी इक्वल टू ओ ए, तब यह हो जाएगा साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल टू आई बी के जगह पर हो गया आई ए, और ओ बी के जगह पर हो गया ओ ए। यह साइन I1 बाई साइन R1 है। अब यहाँ देखना है एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, साइन I1 बाई साइन R1 क्या होता है स्नेल के नियम से, साइन I1 बाई साइन R1 स्नेल का रूल कहता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है आपको
क्या लिखेंगे? यह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रे डेंसर से कहाँ जा रही है, रेरर में, यानी सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। इसलिए इसको डेंसर टू रेरर लिखेंगे। प्रकाश की किरण रेरर से डेंसर में नहीं आ रही है, डेंसर से रेरर में लिखेंगे, इसलिए इसके अपवर्तनांक को लिखेंगे DNR, डेंसर टू रेरर, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम। सघन माध्यम में आपतन कोण I1 है, अब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R1 है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे DNR। क्या लिखेंगे इसको, साइन I1 बाई साइन R1 को लिखेंगे DNR। तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन, सघन को लिख दे रहे हैं जल, सघन माध्यम से वायु, विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए अब जल से वायु में जा रही है, जल को वाटर लिख सकते हैं इसे WNR, या इसको लिख सकते हैं WNA या DNR इक्वल टू साइन I बाई साइन I1 बाई साइन R1। फिर देखिए यहाँ पर WNA का मतलब होता है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। वायु और जल में जल डेंसर है, वायु रेरर है, तो DNR का मतलब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन I1 बाई साइन R1। तो इस साइन I1 बाई साइन R1 की जगह पर लिखा जा सकता है DNR इज इक्वल टू IA अपान OA। और DNR ध्यान दीजिए, DNR क्या है, डेंसर से किस में है, रेरर में है, डेंसर टू रेरर, या कह सकते डेंसर टू रेरर में है। तो इसको अगर हम पलट दें, हम हमेशा प्रकाश की किरण को कहाँ से कहाँ ले आते हैं, विरल से सघन में, यहाँ जा रही है सघन से विरल में। अगर इसको उलट दिया जाए तो हो जाएगा RND इज इक्वल टू RND इज इक्वल टू OA अपान IA इज इक्वल टू, देखिए यह अपवर्तनांक हो गया वायु के सापेक्ष। वायु का R का मतलब एयर है, AN, और D का मतलब क्या है, जल है, ANW इक्वल टू आ गया। OA क्या है, OA इसको बोलते हैं वास्तविक गहराई, और IA क्या है, इसको बोलते हैं आभासी गहराई। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, यानी हम इस डेप्थ को नाप करके हम निकाल सकते हैं कि इसका अपवर्तनांक कितना है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है। तो ANW बराबर वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। या अगर ANG होता, कांच होता, कांच के अंदर आप देखे होंगे वे पेपर वेट होता है, पेपर वेट के अंदर बुलबुले होते हैं और उनको देखने पर उनका वास्तविक पता नहीं चलता है। वो थोड़ा सा क्या होते हैं, नीचे से कहाँ उठ जाते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ऊपर जो उठ जाते हैं वो दूरी कहलाती है आभासी गहराई, और तल में होता है उसको बोलते हैं वास्तविक गहराई। ANW बराबर वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। इसे हमें क्या करना है, याद कर लेना है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई ये हमें याद रहना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि यह जो है ऑब्जेक्ट जल में है, यानी वस्तु जल में है, देखने वाला प्रेक्षक कहाँ है, बाहर है। अगर प्रेक्षक जल के अंदर हो और ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बाहर हो, तब स्थिति क्या होती है, उसका फार्मूला देखते हैं। प्रतिबिंब का विस्थापन, प्रतिबिंब का विस्थापन, ये हमारा कॉइन यहाँ पे था, सिक्का, और इमेज उसकी यहाँ बनी थी, आई यहाँ पर था
ए। तो एक कितना विस्थापित हुआ, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये शिफ्ट कितना हुआ ऊपर की ओर। तो प्रतिबिंब का विस्थापन, तो प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा उसके लिए देखते हैं हम। अगर यह जो है रियल डेप्थ है, इसको डी आर मान लें, और यह अपीयरेंट डेप्थ है, इसको डी ए मान लें, डी ए और डी आर। तो प्रतिबिंब का विस्थापन डी मान लेते हैं, डी इक्वल टू एक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो डी आर में से डी ए को घटा देंगे, तो लिखेंगे डी आर माइनस डी ए। इसमें से हम डी आर कॉमन ले रहे हैं, रियल डेप्थ कॉमन ले रहे हैं। तो डी, क्यों रियल डेप्थ कॉमन लिया, क्योंकि रियल डेप्थ में मालूम होता है इतना इसमें पानी भरा हुआ है। तो 1 माइनस डी ए अपान डी आर, और यह हो गया डी आर, 1 माइनस डी ए अपान डी आर, यानी डी ए का मतलब अपीयरेंट डेप्थ और डी आर का मतलब क्या हुआ, रियल डेप्थ, यानी आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। और याद करिए अभी बताया गया है कि रेयरर टू डेंसर अगर है, रेयरर टू डेंसर, तो लिखेंगे वास्तविक गहराई को लिखेंगे डी आर, आभासी गहराई को लिखेंगे डी ए। आर मतलब रियल, वास्तविक, अपेरेंट मतलब आभासी, ये वास्तविक गहराई है और ये आभासी गहराई है। और ये क्या है, रेयरर टू डेंसर है, रेयरर टू डेंसर। यहाँ पर डी ए अपान डी आर, अगर इसको उलट दें तो यह क्या हो जाएगा, डी एन आर इक्वल टू डी आर अपान डी ए, डी आर अपान डी ए। तो यह हो जाएगा माइनस, या कह सकते हैं 1 अपान आर एन डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान आर एन डी। अब कभी भी अपवर्तनांक जो लिया जाता है वाई के सापेक्ष, यानी रेयरर टू डेंसर लीजिए, अपवर्तनांक कभी भी रेयरर टू डेंसर लीजिए, रेयरर टू डेंसर 1 बाई, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई आर एन डी। आर एन डी क्या है, विरल माध्यम एंड रेयरर मीडियम के सापेक्ष डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक, या कह सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये फार्मूला भी याद रहना चाहिए। ये आपको देता है प्रतिबिंब कितनी शिफ्ट हुई, कितना ऊपर उठी, तो उसके लिए ये फार्मूला, क्योंकि यह रियल डेप्थ दिया रहेगा, अपवर्तनांक भी दिया रहेगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होता है। अब देखते हैं कि अब जो प्रेक्षक है अभी तक तो ऊपर था, पानी के ऊपर था, प्रेक्षक पानी के अंदर है, जल के अंदर है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो हवा में रहे, तब जो है फार्मूला क्या होता है। और तालाब के अंदर प्रेक्षक है और एक चिड़िया मान लीजिए ऐसे ऐसे हवा में उड़ रही है, चिड़िया बर्ड है, तो यहाँ से चलने वाली जो रे होगी परपेंडिकुलर कहाँ आएगी, नीचे की तरफ, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और एक ए रे ऐसी आएगी, इस तरह से आएगी कोई एक रे ऐसे। तो अब जहाँ देखिए, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें ऐसे, परपेंडिकुलर ड्रा, तो क्या ये रे सीधे जाएगी, नहीं, ये थोड़ी सी क्या होगी, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे आ जाएगी। और हमारी आंख इसी के बीच में रहना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू है। इसके बाहर अगर प्रेक्षक जाएगा तो चिड़िया को नहीं देख पाएगा, इसके अंदर रहेगा तो चिड़िया को देख पाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे डॉटेड लाइन। और इसको भी अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे बढ़ाया गया पीछे की तरफ, तो चिड़िया उठ करके कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ पर इस पॉइंट पे आ गई। अब अपीयरेंट डेप्थ जो होगी, अपीयरेंट डेप्थ जो होगी, मान लीजिए अगर यहाँ से देख रहे हैं, बॉटम से देख रहे हैं खड़ा होकर के ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, रियल डेप्थ। और ये क्या कहलाएगा, अपीयरेंट डेप्थ। तो यहाँ अपीयरेंट डेप्थ बड़ा हो गया और रियल डेप्थ छोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस डायरेक्ट फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पर जब डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ पर रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर टू कहाँ आ रही है, डेंसर आ रही है, रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर आएगी तो लिखेंगे आर एन डी इज इक्वल टू आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई। ये फार्मूला हो जाता है, फार्मूला उलट जाता है। अगर प्रेक्षक
डेंसर मीडियम में है। आर एन डी का मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और आभासी गहराई यानी अपीयरेंट डेप्थ अपन रियल डेप्थ हो जाता है। कब? जब प्रेक्षक हमारा कहाँ हो? डेंसर मीडियम में हो। और जब प्रेक्षक रेयर मीडियम में होता है तो वास्तविक गहराई अपन आभासी गहराई होती है। इसे हमें ध्यान देना चाहिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला एक और होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इक्वल टू वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक n इज इक्वल टू, अब निर्वात या वायु है तो एयर कर रहे हैं, और कोई मीडियम है तो मान ले रहे हैं डेंसर मीडियम A&D कर दे रहे हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल को C लिखते हैं, अब माध्यम में प्रकाश की चाल को V लिखते हैं। अब n इज इक्वल टू यह हो जाएगा, और C प्रकाश की चाल जो होती है C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, या V इज इक्वल टू न्यू लेमडा डैश कर दे रहे हैं इसे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने से उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो C के जगह पर न्यू लेमडा अपान न्यू लेमडा डैश, न्यू से न्यू मतलब आवृत्ति, यह है न्यू पढ़ते हैं इसको, यह है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और इसका नाम है तरंग दैर्घ्य। तो यह n इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान लेमडा डैश। अगर तरंग दैर्घ्य दिया हो तो उससे भी हम क्या करते हैं? अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं।